गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका शेष पार्ट जो है टीचिंग स्ट्रेटजी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में और विभिन्न प्रकार के टीचिंग स्ट्रेटजियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि टीचिंग स्ट्रेटजी अर्थात शिक्षण रणनीतियाँ क्या होती हैं या शिक्षण रणनीति किसे कहते हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा में विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है और इन शिक्षण नीतियों से विषय वस्तु एक विशेष ढंग से प्रस्तुत की जाती है, जिससे छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ लेते हैं। कहने का मतलब होता है ये टीचिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो किसके लिए प्रयोग किया जाती है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। और ये रोचक और प्रभावपूर्ण क्यों बनाया जाता है अधिगम प्रक्रिया को? क्योंकि उसके माध्यम से छात्र जो है ना विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से समझ पाएंगे। यानी छात्रों को विषय वस्तु का सही प्रकार से ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र सही प्रकार से विषय वस्तु को समझ सकें। तो अब शिक्षण रणनीतियों के अर्थ के बारे में देखते हैं कि शिक्षण रणनीतियों का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में शिक्षण रणनीति से तात्पर्य कक्षा कक्ष क्रिया करते समय शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक योजना बनाता है और उसी के माध्यम से अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी सामान्य अर्थों में वही शिक्षण रणनीति है जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण करके अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। वही चीज़ है कि शिक्षण नीतियों का जो प्रयोग होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से और विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुति करने के लिए, जिससे वह सही प्रकार से समझ सकें छात्र, है ना। शाब्दिक अर्थों में शिक्षण रणनीति दो शब्दों यानी शिक्षण और रणनीति से मिलकर बना है। शिक्षण से तात्पर्य कक्षागत परिस्थितियों में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट एवं छात्रों के द्वारा संपन्न की गई क्रिया से है। इसी प्रकार रणनीति किसी योजना, नीति या कौशल की ओर संकेत करती है। यहाँ पर रणनीति से तात्पर्य ऐसे कौशल पूर्ण व्यवस्था से है जिन्हें कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रयास करता है ना। कहने का मतलब वही है, शिक्षण और नीति दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षण माने जो सीखने और सिखाने का काम शिक्षक के द्वारा जो किया जाता है ना। और रणनीति ऐसे कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिनमें छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम कराया जा सके, है ना। ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करना है जिससे छात्र अधिक से अधिक अधिगम कर सकें और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अब चलते हैं स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी कुछ परिभाषाओं पे भी ध्यान देते हैं कि कुछ विद्वानों ने जो इसको परिभाषित किया वो क्या कहा है। तो डेविस के अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। कहने का मतलब शिक्षा जो रणनीति है वो शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। माने व्यापक विधियाँ माने किस ढंग से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, कैसे पढ़ाना है, किस विधियों के द्वारा अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, यह सब जो है शिक्षण स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है। और स्ट्रेशर के अनुसार शिक्षण नीतियाँ वे योजनाएं होती हैं जिनमें शिक्षण के उद्देश्यों, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यपुस्तक, कार्य विश्लेषण तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब कि जो शिक्षण नीतियाँ होती हैं वो एक योजना होती है ना, जो शिक्षण के उद्देश्यों के वो प्राप्त करने तथा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने और पाठ्यपुस्तक कार्य विश्लेषण के द्वारा, है ना, उसके महत्व को समझना होता है।
अब शिक्षण रणनीतियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षण कार्य के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। यानी शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं वो एक प्रतिमान की तरह होती हैं, है ना, आदर्श रूप में होती हैं, है ना। उसके द्वारा अगर शिक्षण का कार्य किया जाता है तो वह अधिगम सरल एवं आसान बन जाता है। दूसरा है कि शिक्षण रणनीति शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। जो शिक्षण के उद्देश्य हैं कि अधिक से अधिक छात्रों को अधिगम कराना, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक होती हैं। तीसरा है कि शिक्षण रणनीति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, है ना। जब शिक्षण रणनीतियाँ हैं और टीचर कक्षा में शिक्षक करेगा अपने रणनीति के अनुसार, तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्रों के व्यवहार में अधिक से अधिक परिवर्तन लाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होगा, है ना। तो शिक्षण रणनीतियों के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है ना। अगला है कि शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षक की कार्यनिष्ठा बढ़ाती हैं और उसके द्वारा उसका शिक्षण कुशलता में वृद्धि होती है। जब टीचर अलग अलग शिक्षण नीतियों का प्रयोग करके कक्षा में छात्रों को अधिगम कराता है तो वह अधिगम जो है ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है और बच्चे उस माध्यमों से अधिक विषय वस्तु का अधिगम करते हैं। पांचवा है शिक्षण नीतियाँ शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत और वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करती हैं। जो शिक्षण की रणनीतियाँ होती हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को एक सही, अच्छा, उन्नत और वैज्ञानिक आधार देती हैं कि किस तरह से शिक्षण की सही रणनीतियाँ काम करती हैं और शिक्षण की प्रक्रिया कैसे सही ढंग से चलनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षण रणनीतियाँ जो है शिक्षण प्रक्रिया उन्नत और वैज्ञानिक आधार प्रदान करती हैं। अगला है कि शिक्षण रणनीतियाँ जो है शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध एवं सार्थक बनाती हैं। सही सी बात है कि शिक्षण रणनीतियाँ जो है शिक्षण प्रक्रिया को सिलेवार करती हैं, क्रमबद्ध करती हैं और सार्थक माने अधिक से अधिक अधिगम करने योग्य बनाती हैं शिक्षण को, कक्षा शिक्षण को। अगला है कि शिक्षण रणनीतियाँ शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और शिक्षक उन रणनीतियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। चूँकि टीचर जो है शिक्षण रणनीतियों को अपनाता है तो शिक्षण रणनीतियों में कहाँ परिवर्तन करना है, कहाँ क्या करना है, ये सब शिक्षक के ही ऊपर डिपेंड करता है और वह विभिन्न परिस्थितियों में उसमें परिवर्तन करके शिक्षण को सुगम और आसान बनाता है। अब चलते हैं कि शिक्षण रणनीतियों के प्रकार कौन कौन से हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण नीतियों के बारे में जान जाते हैं जो कक्षा में प्रयोग की जाती हैं। तो उसमें से पहला है अक्सर कर ऊंची कक्षाओं में हम देखते हैं व्याख्यान रणनीति, है ना, लेक्चर स्ट्रेटजी। व्याख्यान से तात्पर्य किसी भी पाठ की भाषण के रूप में पढ़ाने से है। यानी जो कक्षा में टीचर एक भाषण के रूप में व्याख्यान देते हैं उसी को जो है व्याख्यान रणनीति कहते हैं, है ना। भाषण देते हैं जिसको किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र उनके व्याख्यान को ध्यान से सुनते रहते हैं। यह विधि उच्च वर्ग की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। कहने का मतलब जो व्याख्यान विधि है वो उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। छोटे बच्चों के लिए यह व्याख्यान विधि नहीं होती है क्योंकि छोटे बच्चे ध्यान लगाकर व्याख्यान को सुन ही नहीं सकते हैं। बड़े बच्चे व्याख्यान को सुनते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों को विषय की सूचना दी जाती है किंतु उनमें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता तथा उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं किया जाता है ना। तो ये जो थोड़ी सी आपको बात एक अटपटा लग रहा है कि व्याख्यान विधि के द्वारा छात्रों के विषय की सूचना दी जाती है पर स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं होता है। मान लीजिए टीचर कक्षा में पढ़ाया, उसको तो सुना, उसको समझा, उससे ज्ञान प्राप्त किया, पर व्यवहारिक जीवन में उसके उपयोग की क्षमता इससे नहीं विकास होता क्योंकि वो विषय वस्तु को सुनता है, समझता है और उसका उपयोग करके फिर उसको भूल जाता है ना। तो इस विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदान किए ज्ञान को सीख सका है। चूँकि व्याख्यान है, जब तक व्याख्यान कुछ समय तक उसको याद रहता है तब तो लगता है कि वो विषय वस्तु को सीखा है। इस कुछ समय के बाद व्याख्यान विधि के माध्यम से जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तो कुछ समय बाद वो भूल जाता है। तो भूलने के बाद यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि छात्रों ने किस सीमा तक ज्ञान को प्राप्त किया। वैसे भी देखा गया है कक्षा में कि जब एक टॉपिक को पढ़ाया जाता है व्याख्यान विधि के माध्यम से तो उस समय तो छात्र उस विषय वस्तु को अच्छे से समझे रहते हैं, उस विषय वस्तु को दूसरों को अच्छी प्रकार समझा सकते हैं। पर
पर होता क्या है कि जब अगला टॉपिक उनको व्याख्यान विधि के माध्यम से समझाया जाता है तो पहले के जो समझाया गया विषय वस्तु था वो धीरे धीरे भूलने लगता है, और जो वर्तमान समय जो वो समझाया जा रहा है उसको याद रहता है। तो इस प्रकार से ये देखा गया है कि व्याख्यान विधि में जो है जब पिछले ज्ञान को छात्र धीरे धीरे भूलते जाता है और अगले ज्ञान को याद रखता है। तो यह व्याख्यान विधि की एक कमी हम कह सकते हैं। व्याख्यान विधि की विशेषता क्या है, इस पर पहले ध्यान हम लोग बात कर लेते हैं। तो व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी विधि है। मैं अभी आपको बताया कि व्याख्यान विधि की जो विशेषता है वो ये है कि वह उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं। यह विधि शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक विधि होती है। ये व्याख्यान विधि जो है टीचर के लिए आसान काम होता है। टीचर विषय वस्तु का अध्ययन करके आता है, कक्षा में जाता है और बिना कुछ किए हुए विषय वस्तु पर व्याख्यान देना शुरू करता है, बच्चों को समझाता है, संतुष्ट करता है और इसके बाद चला जाता है। कहने का मतलब यह शिक्षकों के लिए एक संक्षिप्त है, आकर्षक विधि होती है। अगला है कि व्याख्यान विधि के द्वारा कम समय में अधिक सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। देखिए, व्याख्यान विधि है या लिखित विधि है या जो भी अन्य विधियाँ, प्रदर्शन विधि है, ये सब विधियाँ जो है ना, क्या हो उसमें समय अधिक लगता है ना। लेकिन ये व्याख्यान विधि के द्वारा जो है कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज दिया जा सकता है, अधिक से अधिक विषय पर लेक्चर किया जा सकता है। अगला है कि यह विधि शिक्षक छात्र दोनों को अध्ययन के प्रति प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करती है। यह चूँकि बड़े कक्षा में बच्चे बड़े होते हैं उच्च कक्षाओं में, तो उच्च कक्षाओं में छात्र भी बहुत ज़्यादा लिखना या प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं। वह सोचते हैं कि हमको बहुत कम लिखना पड़े, टीचर आए, लेक्चर दे, सुने और चले जाएं, यही उनकी अपेक्षा होती है उच्च कक्षाओं में। तो इससे उनको संतुष्टि मिलती है और शिक्षकों को भी संतुष्टि मिलती है कि छोटे क्लास की तरह हमको लिखाना नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेक्चर दिए, समझाए और क्लास से चले गए। तो यह जो है दोनों को संतुष्टि प्रदान करती है। अगला है कि व्याख्यान विधि में शिक्षक सदैव सक्रिय रहकर शिक्षण कार्य को संपूर्ण करता है ना, पूरा करता है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो व्याख्यान विधि है उसमें टीचर ज़्यादा सक्रिय होता है ना। बच्चे जो है निष्क्रिय रूप में केवल भाषण की तरह उसको सुनते रहते हैं, है ना। तो इस व्याख्यान विधि की एक विशेषता है कि इस स्ट्रेटजी में या विधि में टीचर जो है ज़्यादा सक्रिय होता है अपेक्षाकृत छात्रों से। अब व्याख्यान विधि की कमियों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्याख्यान विधि की कमियां क्या हैं? तो इस विधि के माध्यम से छात्रों को विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, समझ लीजिए एक तरह से। क्योंकि देखिए, लेक्चर माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान तो दिया जाता है ना, पर होता क्या है कि ज्ञान के समय यानी शिक्षण के समय छात्र का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भी भटकता है ना। कभी इधर देखता है छात्र, कभी उधर देखता है। तो होता क्या है कि पूरा विषय वस्तु की जानकारी इसको नहीं हो पाती है, क्योंकि आखिर कब तक बच्चा जो है अध्यापक को मूक दर्शक बनकर सुनता रहेगा, है ना। उसका ध्यान उधर उधर फिर कुछ देर बाद जाएगा ही, तो इस तरह से उसकी पूरा ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। अगला है कि व्याख्यान विधि के दौरान छात्र कक्षा में निष्क्रिय रूप से बैठकर सुनने का कार्य करते हैं। अभी मैंने बताया कि इस व्याख्यान विधि में शिक्षक तो सक्रिय होता है, लेकिन जो छात्र होते हैं निष्क्रिय रूप से बैठे होते हैं और शिक्षक के व्याख्यान को केवल सुनते रहते हैं। अगला है कि व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त एवं अनुपयोगी विधि है। मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया भी था कि व्याख्यान विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, केवल बड़े कक्षाओं के लिए यानी उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी विधि है। अगला है कि व्याख्यान विधि से छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने में रुचि जागृत नहीं हो पाती है ना। यानी व्याख्यान विधि जो है वो विषय के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न कर पाती है, यानी रुचि को मतलब जागृत करने में असमर्थ मानी जाती है। अगला है कि व्याख्यान विधि के द्वारा माध्यम से छात्रों में किसी प्रकार का मानसिक विकास नहीं होता है ना। कहने का मतलब व्याख्यान विधि में केवल छात्र जो है बैठ करके निष्क्रिय होकर जब सुनता रहेगा, कुछ उसको याद करना नहीं है, कुछ समझना विशेष है ही नहीं है, तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो ही नहीं सकता है ना। तो ये इसकी कमी है। अगला है कि व्याख्यान विधि के दौरान
व्याख्यान विधि के दौरान व्याख्यान की सभी बातों को छात्रों द्वारा शीघ्रता से लिखना कठिन होता है। जब व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षक कक्षा में शिक्षण करता है तो उस समय उसके व्याख्यान को इतनी शीघ्रता से लिखना बहुत कठिन होता है। वो चाह करके भी उस कुछ बातों को, कुछ मुख्य अंशों को लिख नहीं सकता है, क्योंकि टीचर व्याख्यान तेज़ी के साथ देते हैं। इस विधि में शिक्षक न बनकर केवल वक्ता बनकर ही रह जाता है। यानी इस विधि की एक कमियां ये है कि इसमें जो है शिक्षक एक केवल वक्ता के रूप में अपने को प्रदर्शित करता है और विषय वस्तु पर केवल लेक्चर देता है ना। तो व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ते समय हम क्या क्या ध्यान रखें तो ये ज़्यादा हमको फ़ायदेमंद हो सकती है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। व्याख्यान के दौरान शिक्षक को आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते रहना चाहिए। देखिए, यह विधि तभी उपयोगी हो सकती है जब लेक्चर के दौरान बीच बीच में ना कुछ लेखन का प्रयोग जो है ब्लैक बोर्ड पर करते रहे शिक्षक, है। तो जब वो जब ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा तो वो थोड़ा बच्चों को समझने के लिए उसमें समय मिलेगा और विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाएगा। अगला है कि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से संबंधित उचित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यानी शिक्षक जब लेक्चर के विधि के द्वारा जब शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो जो भी संबंधित विषय सामग्री हो इस विषय वस्तु से उसका प्रयोग करना चाहिए, तभी जो है यह व्याख्यान विधि ज़्यादा रुचिकर होती है। अगला है कि शिक्षक को व्याख्यान के दौरान छात्रों को कम बताकर उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना, जिससे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने परिश्रम एवं अनुभव से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। यानी व्याख्यान के दौरान छात्रों को काम बता करके उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, उनसे भी बातें करना चाहिए बीच बीच में। ये नहीं है कि लगातार अपने वक्ता की तरफ बोलते रहना चाहिए और छात्र जो है केवल मूक दर्शक बन के सुनते रहें। ऐसा करने से फिर वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। उसमें टीचर को बीच बीच में छात्रों से कुछ पूछते रहना चाहिए, जिससे उन्हें थोड़ा आराम भी होगा और वो ज्ञान को ग्रहण करने में अपना मन भी लगाएंगे। अगला है कि शिक्षक को व्याख्यान के दौरान छात्रों को सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछते रहने। देखिए, जब केवल टीचर ही वक्ता के रूप में कक्षा में बोलता रहेगा और बच्चे मुक्त दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको जो है वो बैठे बैठे निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा कि किसी को वहाँ ही आने लगेगा, कोई सोने लगेगा। तो उसमें उनको सक्रिय रखने के लिए बीच बीच में टीचर को प्रश्न पूछते रहना चाहिए। अगला स्ट्रेटजी है आपका प्रदर्शन रणनीति, यानी डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, है ना, प्रदर्शन रणनीति। तो आइए जानते हैं कि प्रदर्शन रणनीति क्या होता है। तो प्रदर्शन से तात्पर्य है कि किसी वस्तु या विषय को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना, है ना, मन सामने दिखाना, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हों उस चीज़ को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का काफ़ी महत्व है ना। शिक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन विधि का, वो भी साइंस में, मैथ के क्षेत्र में, है ना, ज़्यादा विशेष महत्व होता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यह विधि ऐसी है जिसमें छात्र भी सक्रिय होते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और शिक्षक भी सक्रिय होता है प्रदर्शन करने में। तो इस विधि में शिक्षक कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन प्रयोग के माध्यम से करता है और छात्र सक्रिय होकर उस प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रखते रहें और शिक्षक उनकी समस्या का समाधान करते हुए शिक्षण कार्य पूरा करता है ना। प्रदर्शन विधि है, वो प्रदर्शन कर रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है, जिन चीज़ों के बारे में नहीं उनको समझ में आ रहा है वो उसी समय शिक्षक से अपनी समस्या का समाधान करा देते हैं, है ना। तो प्रदर्शन विधि की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि प्रदर्शन विधि छोटे कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है ना। अभी हम लोगों ने देखा व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए होती है, लेकिन ये जो प्रदर्शन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, उच्च कक्षाओं के लिए भी, पर छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। इस विधि में छात्र सक्रिय होकर स्वयं देख कर सीखते हैं, है ना। इस विधि में छात्र जो है सक्रिय रूप से देख करके, सुन करके, समझ करके ज्ञान को सीखते हैं। अगला है कि छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। जब कोई चीज़ देख करके बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उनमें तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। इस विधि से छात्रों को विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाता है, साथ ही साथ प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम अमूर्त रूप से पढ़ते हैं वह अस्थायी होता है, और जिन चीज़ों को हम मूर्त रूप से जानते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप में वो चीज़ें होती हैं, तो उसका जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होता है।
इस विधि में समय कम लगता है। देखिए, अमूर्त विधि को समझाने में बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन जो प्रदर्शन विधि है ये मूर्त होती है, इसलिए विषय वस्तु को समझाने में समय कम लगता है। अब प्रदर्शन विधि की कमियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस विधि में बालक को स्वयं प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। यह विधि ऐसी होती है, इसमें टीचर जो है केवल प्रदर्शन करता है, छात्र केवल प्रदर्शन को देखते हैं, समझते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। यानी इसमें छात्रों को जो है प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। कुछ छात्र ठीक प्रकार से निरीक्षण कार्य नहीं करते, जिसके कारण विषय वस्तु उन्हें अस्पष्ट रह जाती है। मैंने देखिए, देख करके समझना और बूझना भी सभी छात्रों को नहीं अच्छे ढंग से आता है। तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि जो निरीक्षण कार्य को सही से नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण विषय वस्तु का उन्हें ज्ञान सही प्रकार से नहीं हो पाता है। प्रदर्शन विधि उच्च कक्षाओं के लिए कम उपयोगी होती है ना। यानी यह विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए कम उपयोगी होती है। अगला है कि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का सही प्रदर्शन न होने पर विषय वस्तु अस्पष्ट रह जाती है। देखिए, अगर टीचर योग्य है और प्रदर्शन को सही प्रकार से छात्रों के सामने कर पा रहा है, तब तो छात्रों को उस प्रदर्शन से लाभ मिलता है। अगर शिक्षक ही उस प्रदर्शन को सही प्रकार से नहीं कर पाता है, तो उस प्रदर्शन विधि का ज़्यादा प्रभाव अधिगम पर नहीं पड़ता है। अब प्रभावी प्रदर्शन के लिए सुझाव क्या है भाई, कि ये प्रदर्शन विधि कैसे अच्छे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो पाए। तो पहला है कि छात्रों के समक्ष कोई भी प्रदर्शन करने से पूर्व उसका पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिए, शिक्षक अगर डायरेक्ट जो है जाकर के छात्रों के सामने कोई प्रदर्शन करने लगे और उस प्रदर्शन को करने में खुद ही वो कुछ गलतियां करने लगे, तो बच्चे भी ये लगता है कि ये प्रदर्शन जो है सही नहीं हुआ और वो उनको सही ट्रू नॉलेज उनको नहीं ज्ञान प्राप्त हो पाता है, गलत ही वो करते हैं। या फिर टीचर को लगता है कि है मैंने क्या किया, बच्चे को सही सामने नहीं, उनके अंदर जो है थोड़ा हीन भावना भी आ जाती है। इसलिए प्रदर्शन छात्रों के सामने कुछ करना हो तो उसका अभ्यास पहले कर लेना चाहिए। अगला है कि प्रत्येक प्रदर्शन के समय इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि प्रदर्शन उस स्थान पर हो जहां से वह सभी छात्रों को भली भांति से दिख सके। कहने का मतलब, जब प्रदर्शन हम कर रहे हों, छात्र में जितने भी मतलब कक्षा में जितने भी छात्र बैठे हुए हों, उस प्रदर्शन को देख सके, ऐसा स्थान चुनना चाहिए। कहने का मतलब कि एक ऐसे ऊंचे स्थान पर प्रदर्शन को करना चाहिए जिससे कक्षा के सभी छात्र जो है उस प्रदर्शन को भली प्रकार से देख सके और समझ सके। अगला है कि प्रदर्शन रणनीति के दौरान शिक्षक को बीच बीच में श्यामपट्ट आदि सहायक सामग्री का प्रयोग करते रहना चाहिए। देखिए, प्रदर्शन करेंगे तो उसके दौरान जो है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते समझते रहेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगला है कि प्रदर्शन के साथ साथ शिक्षक की छात्रों की शंकाओं का समाधान भी करते रहना चाहिए। सही बात है कि अगर प्रदर्शन विधि के द्वारा कुछ समझा रहे हैं और बता रहे हैं और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या है, ये कैसे होता है, तो उस समय टीचर को धैर्य के साथ बच्चों को समझाना चाहिए, न कि नाराज़ होना चाहिए। अगला है कि प्रदर्शन के पश्चात शिक्षक को छात्रों के साथ निरीक्षण एवं परिणाम संबंधी वार्तालाप करते रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब, जब भी प्रदर्शन किसी चीज़ का हम कर रहे हों और प्रदर्शन के माध्यम से किसी विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों को दे रहे हों, तो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों के साथ प्रदर्शन का निरीक्षण तो करे ही और उसके बारे में रिजल्ट में वार्तालाप करते रहे कि इसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा तो ऐसे होगा। कहने का मतलब है कि प्रदर्शन विधि अच्छी है अगर कुछ सावधानियों के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और कक्षा में शिक्षक जो है किन प्रमुख टीचिंग स्ट्रेटजी का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली एवं सुगम बनाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।